वेलकम गाइस। आइए आज हम लोग खान सर के बायोलॉजी का फुल क्लास नोट्स पीडीएफ के रूप में हम लोग देखेंगे और उसका फुल एनालिसिस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम हम लोगों को जियोलॉजी पढ़ेंगे और आइए इसमें पहले देखते हैं। दिया है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाओं में बांटते हैं, पहले जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। देखिए, बॉटनी क्या है? इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के जनक थियोक्रेटस को कहा जाता है। अब एक यूनिट चालू हुआ, पहला यूनिट हम लोगों का है और हम लोगों का पहला यूनिट है सेल। हम लोग का पहला यूनिट है सेल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं और मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस। रॉबर्ट ब्राउन ने संबंधित खोजों को वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। रॉबर्ट ब्राउन जो थे अपनी कोशिका से संबंधित खोजों का विवरण माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉग ने किया, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और स्वान ने। और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है और तब कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई माइक्रोप्लाज्मा की होती है। अभी वीवीआई क्वेश्चन है, छोटी इकाई सबसे किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु की होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु होता है, जो औरत में होता है, और मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जो मेल में होता है। आइए कुछ नोट पे पॉइंट दिया उसको देखते हैं। नोट नंबर 1, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यहाँ बहुत अच्छी बात दी है, तंत्रिका कोशिका जो है उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका से को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण शरीर में चोट लगने पर शीघ्र से मृत्यु हो जाती है। नोट 2 में देखिए, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर या यकृत जिसे कहते हैं में होता है और यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग, देखिए हम लोग देखेंगे कोशिका के अंग। जीव द्रव्य, इसकी खोज पुदकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है और हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है और इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के सूखने से बचाता है। अब आइए हम लोग कोशिका विधि देखते हैं। कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और केवल पादपों में पाया जाता है और यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप है, ध्यान रखिए, जीवाणु क्या है? एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब देखिए दूसरा यूनिट, कोशिका झिल्ली। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इस झिल्ली के अंदर रहते हैं, यानी कोशिका के अंदर जितना भी पार्ट होगा वो किसके अंदर होगा? कोशिका झिल्ली के अंदर। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है और यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य मतलब कुछ ही वस्तु को अंदर जाना देता है। देखिए हमारी ये सेल हो गया, ये सेल में है जो राइबोसोम कॉर्ड है, ये क्रिस्टी है और ये पायरोमाइडल अवकाश मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, और ये बाहरी झिल्ली है और ये क्या है? डीएनए है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी कहा जाता है और इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। और यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, याद करिए ऑक्सीशोषण किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं जो हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोशिका का पावर हाउस किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःपरमाणु जालिका, दूसरा हम लोग का पॉइंट, अंतःपरमाणु जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह राइबोसोम पर होता है, इस पर राइबोसोम होता है, यानी रफ पर क्या होता है, राइबोसोम, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और यह दो प्रकार का होता है। पहला 20S राइबोसोम, यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरा 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए यहाँ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यह छोटे छोटे कोशिका को कहते हैं, और यूकेरियोटिक बड़े कोशिका जुधारी को कहते हैं। यहाँ एस क्या है, तो एस है सेडिमेंटन कोफिशिएंट। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया, और यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रोसोम दादा का काय, यह कोशिका का विभाजन करने में सहायता करता है, वह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। सबसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतुका कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, और सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। आगे देखिए लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, और इसके अंतर्गत जब अवघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता तो उसे अंग को नष्ट कर देता है कौन, तो लाइसोसोम। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, और जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद पलीहा में पाया जाता है, और इस कारण एप्सिलिन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे केंद्र, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और यह कोशिका को नियंत्रित रखता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए हमारा ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर, और देखिए पहले सेल से आया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोफोर और क्रोमैटिन धागा होगा। आगे देखिए राजधानी, राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। यह जल को संचित रखता है, अर्थात कोशिका में जल को संचित कर रखता है राजधानी। यह जंतु में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं अलग कोशिका प्रकार, लवक, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, और यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पहले क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। अब देखिए हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पति तत्व में पाया जाता है। अवर्णित लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यह भोजन का संग्रह करता है, और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, याद देखिए क्रोम का मतलब होता है रंग, और यहाँ दिया यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च किसके द्वारा लाल होते हैं, तो लाइकोपेज। गाजर में कौन सा, कैरोटीन। चुकंदर में बीटानोन। फलों के रंग में जेंथोफिल। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ कंपैरिजन दिया है, उसको देखिए अच्छे से समझते हैं। हमारा ये हो गया एनिमल सेल, और ये हो गया प्लांट सेल। देखिए एनिमल सेल में जो सेल लेगा कुछ छोटा होगा, और प्लांट सेल में क्या होगा, बड़ा होगा। इसका कैसा होगा, गोल होगा, इसका कैसा होगा, चौकोर होगा। इसमें देखिए वैक्यूल्स होगा, लेकिन छोटा होगा, इसमें वैक्यूल्स क्या होगा, बड़ा होगा। सिलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, सेल वाल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। देखिए ऐसा ऐसा कुछ है अंग जो दोनों में पाया जाता है, जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एसीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। आगे आइए हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अविकसित, और यूकेरियोटिक मतलब होता है विकसित, और विकसित में 2 हैं, एक पादप और दूसरा जंतु। देखिए यहाँ दे रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, और इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है। अब यहाँ ये यूकेरियोटिक, यह पूरी तरह विकसित होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, और इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, और इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसमें वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स राजधानी जो पानी का स्टोरेज रखता है वह बड़ा होता है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है, और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। देखिए यहाँ से फिर हम लोग कंपेरिजन दिया है,
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये कैसे कोशिका होती है? छोटी कोशिका होती है। कैसे होती है? बड़ी कोशिका होती है। नो इवॉल्व और न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। शोषण किससे होता है? जीवद्रव्य से, प्रोटोप्लाज्म से। और शोषण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें होता है पेप्टिडोग्लाइकन। और इसमें किसका होता है? सेलुलोज यानी सेलुलोज का बना होता है। और ये है 70S और इसमें कितना है? 80S है। इसमें देखिए क्या क्या है। तो सिलिया, फ्लैजेला, डीएनए, आरएनए, जीवद्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, झिल्ली और से कोशिका भित्ति और राइबोसोम, ये दोनों में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जिसमें कोशिका भित्ति नहीं हो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? आप लोग इसको फिर से ट्राई करिएगा। ये इसमें ये होगा क्लोरोफिल। आगे ये दिया गुणसूत्र या सेंट्रोसोम। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और इसके मध्य ऊपरी भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके सबसे निचले भाग को टोलुमर कहते हैं और इसके बीच के धागे के समान संरचना होती है जिसे आवरण कहते हैं। यहाँ देखिए इसको चित्र से समझाया हुआ है। सबसे पहले ये सेंट्रोसोम हो गया। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये है हमारा सेंट्रोसोम। इसको होमोलोगस सेंट्रोसोम कहती है सेंट्रोसोम और इससे दो बनेगा, इसको बोलेंगे सिस्टर सेंट्रोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन को अनुवांशिकता का आधार माना जाता है। जीन को क्या माना जाता है? अनुवांशिकता का आधार। देखिए जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और जीन की खोज जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने। किसने किया था? फिर से बताइए। जोहानसन ने। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्रोमोसोम कितना होता है। तो मेल में कितना होता है? 46। फीमेल में कितना होता है? 46। मेल में क्या होता है? 44 + XY। फीमेल में क्या होता है? 44 + XX। बाद में भी क्या होता है? नंबर ऑफ X माइनस में 1 हो जाएगा। मेल में 1 - 1 0 हो जाएगा। फीमेल में क्या हो जाएगा? 2 - 1 में 1। अब आइए कुछ जीवों के क्रोमोसोम देखते हैं। जैसे जीवाणु में कितना होता है? तो 1। मछली में कितना होता है? 6। घरेलू मक्खी में कितना होती है? 12। मटर में कितना होता है? 14। प्याज में कितना होता है? 16। नींबू में कितना होता है? 18 से 36। मक्का में 20। टमाटर में 24। मेंढक में 26। बिल्ली में 38। चूहा में 40। खरगोश में 44। मानव में 46। आलू में कितना होता है? 48। चिंपांजी में 48। तंबाकू में 48। घोड़ा में 64। कुत्ता में कितना होता है? 78। कबूतर में 80 और टेरिडोफाइट्स में 1600। और सबसे अधिक किस किस्म होता है? टेरिडोफाइट्स में। आगे देखिए केंद्र, हम लोग देखें न्यूक्लिक एसिड और जिसे केंद्रक अम्ल बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहले डीएनए जिसका अर्थ होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे देखिए डीएनए, इसकी श्रृंखला को पोलिन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। तो देखिए यहाँ डीएनए का क्या होगा? पोलिन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? तो सुगर होगा, क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। सुगर में कितना होगा? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसमें देखिए नाइट्रोजन में क्या होगा? प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन किसका होगा? एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पिरामिडिन का पार्ट होगा। आगे देखिए डीएनए का प्रथम अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। यह सब क्वेश्चन पूछेगा। डीएनए का अवलोकन किसने किया था? कार्लसबर्ग ने। डीएनए को प्रयोगशाला में अरविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंड होती है और जिसके मॉडल वास्टल और क्रिक ने दिया, जिसका इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिक यहाँ देखिए क्या बना है? एटीजीसी और ए और टी यानी एडेनिन और थाइमिन में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन में कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया एनोटेशन कहलाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है और इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। और इस तकनीक से व्यक्ति के जीवित अंग जैसे रक्त, ब्लड, लाल, नाखून और कोशिका स्रोतों के उनके डीएनए की पहचान की जाती है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं आरएनए की फुल फॉर्म होता है राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होती है और इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है किंतु थाइमिन का स्थान पर यूरेसिल होती है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो आरएनए। यह 3 प्रकार का
होता है। कौन कौन होता है देखिए, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए एक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान को होता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है और प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एम आरएनए तक का निर्माण होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाया जाता है। राइबोसोम आरएनए या आरआरएनए यह प्रोटीन निर्माण करता है और 10+10 यानी 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कराएगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बहुत विवेक क्वेश्चन है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से पुनः डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। देखिए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से ये देखिए डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे देखिए हम लोगों को दिया सेल विभाजन या कोशिका विभाजन। यह कोशिका को तोड़कर दो या दो से अधिक भागों का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका, ये कोशिका थी, इसमें जो दो भाग होते हैं कहते हैं कोशिका विभाजन। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं और तथा विभाजन के बाद बनने वाले नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका सेंट्रोसोम द्वारा होता है। जब जंतु कोशिका में होता है जो सेल विभाजन किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम द्वारा। और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। पहले असूत्रीय विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, दूसरा समसूत्रीय विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, और तीसरा असूत्रीय विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। और असूत्रीय विभाजन और माइटोसिस, इसमें कोशिका 2 भाग में टूट जाती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक अर्थात छोटे जीव जंतु में होता है और यह सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़े होने लगता है और उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और आगे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पैरेंट सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। ये किसको कह दिए ऑर्गेनेसिस बोलते हैं, सेल का टूटना, या न्यूक्लियस टूटेगा, फिर आएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रक्शन, और जो साइटोकिनेसिस कहते हैं, साइटोकिनेसिस अर्थात केंद्र यानी जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसका तोड़ना, और लास्ट में क्या होगा, सेल पार्टिसिपेशन। दूसरा देखिए समसूत्री विभाजन। यह विभाजन काई कोशिका यानी सोमेटिक सेल में 99% में होता है। जनन कोशिका ओवम को छोड़कर पूरी शरीर काई कोशिका का बना होता है और काई कोशिका में कौन होता है, समसूत्री विभाजन, और इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं और तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। पहला इंटरफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज, इसमें स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण होता है और यह केंद्र का विभाजन होने लगता है। मेटाफेज, देखिए तीसरे फेज में क्या है, इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण पोत हो जाता है और अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और यहाँ देखिए और 2 चरण है। एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है और इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका का अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 5वां टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है और इसमें विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्पाइंडल फाइबर गायब हो जाता है। रिमार्क, यहाँ पर देखिए कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए छिपकली या चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः निकल जाता है। दिमाग देखिए 2 में, फर्स्ट पॉइंट में कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन से होता है और छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः निकल जाता है। तीसरा देखिए असूत्री विभाजन या मियोसिस, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में क्या कहता है, तो स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मृत कोशिका 4 पुत्र कोशिका में बढ़ जाती है जिसे क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। आगे देखिए यहाँ जो चित्र समझिए। सबसे पहले मेल होता है। मेल में कितना होता है, 44 जो होता है क्रोमोसोम, उसका ऑटोसोम कहते हैं, और 2 क्या होता है, एलोसोम यानी एक्स और वाई जो लिंग निर्धारण का होता है। फीमेल में क्या होता है, 44 ऑटोसोम होता है और 2 एक्स जो एलोसोम होता है। यहाँ देखिए इसमें 44, इसमें से 22 आएगा, इसमें से 22 आएगा, 22 में कितना हो जाएगा 44, और इसमें से 2 आएगा, इसमें से 2 आएगा, कितना हो जाएगा 46। और ये देखिए अगर एक्स आएगा तो गर्ल होगी, एक्स आएगा तो क्या होगी, बॉय होगा। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। अब देखिए सिंड्रोम क्या है, तो क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात क्रोमोसोम में आपको कोई दिक्कत हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं।
टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो दी जाती है और यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जा सकता है। तो बांझपन किससे? टर्नर सिंड्रोम से। क्लेनेफेंटल सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष को नपुंसक हो जाते हैं। तीसरा डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 हो जाती है और यह मेल तथा फीमेल दोनों का हो सकता है। इसमें शरीर बेढौल हो जाता है और जीभ तथा होठ मोटा हो जाते हैं और मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है और ऐसे विधि को मंगोलाइड कहते हैं। आगे देखिए चौथा सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है अर्थात एक बढ़ जाती है और यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है और इसमें व्यक्ति को मंदबुद्धि हो जाता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है। नोट, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। देखिए आपसे क्वेश्चन, कौन कोशिका थ्योरी का पालन नहीं करते हैं? तो वायरस। कौन? वायरस। आगे देखिए जो आपको रखने वाला है यानी चैप्टर कंप्लीट हुआ। उत्क्रम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए द्विगुण का सही विधि अधिपरिमित है। डीएनए का श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति में है। वाटसन और क्रिक ने बीटा डीएनए मॉडल दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरिगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कला विहीन कोशिकाएं हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपद जालिका और राइबोसोम कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। याद देखिए डीएनए किस में पाया जाता है? तो पहले केंद्रक में पाया जाएगा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ही पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण का कार्य मिसोसोम यानी प्रोकैरियोटिक जो सबसे छोटा कोशिका होता है उसमें शोषण कौन करता है? मिसोसोम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति पौधे में अनुपस्थित होती है यानी कोशिका भित्ति किसमें? पौधे में पाया जाता है, जबकि जंतु में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है यानी कोशिका झिल्ली कैसा है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम या कुछ विशेष अणुओं से ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस में कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस को भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी यानी एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। आगे गोल्जी क्या है? गोल्जी क्या का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषित है और वसा आदि का पैकेजिंग करना है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। किसका? हरित लवक को, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु तथा हरित शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज एक को पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिन एक दूसरे को एक से ज्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं और इनके दौरान जीनों में पुनः संयोजन होता है और संतान नए गुण उत्पन्न होते हैं। ये देखिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में संहति कोशिका में गुणसूत्रों की 35 कोशिका के समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन और म्यूसिस, संहति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिकाओं की आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन अनकंट्रोल से कैंसर हो जाता है। कैंसर किससे होता है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थाइमिन का स्थान पर यूरेसिल का आना पिरामिडिन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो एजिनिन जीन जिम्मेदार है। कुछ जीवाणु जैसे राइबोजियम के अंदर निफ जीन पाया जाता है जिसकी सहायता से ये जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। वर्णी लवक को पौधे के रंगीन में पाए जाते हैं जिससे बीज फल वृत्ति के पुष्प। हरित लवक में पर्णरहित क्लोरोफिल के साथ जेंटोफिल अथवा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाया जाता है और इसमें मैग्नीशियम धातु की भी उपस्थित होती है। कोशिका निर्माण संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए के अणु में मौजूद रहता है। जिस कोशिका में कोशिका झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और जिसमें केंद्रक नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं और इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है और जिसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है।
यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगों के राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगों को जैसे हरित लवक और सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में भी तथा खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तथा खुरदरी अंतःपरिजालिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ल्यूमोनिमोनिया समझियो पीपीएलओ प्लूरोपिनिमिया लाइक ऑर्गेनिज्म नील हरित शैवाल माइक्रोप्लाज्म तथा जीवाणु में मिलते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की सबसे शैवाल सबसे सेलुलोज, गलैक्टस, मेम्ब्रेन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज की बनी होती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो स्वयं विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है और प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है और मनुष्यों में रक्त और पेशी, पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य के करने वाले उत्तक के उदाहरण है। तना काट तकनीक आमतौर पर गौना के परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण HCR और गोविंद जी खुराना ने किया था। रेखित और एचित पेशीय पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनती है। मास्ट कोशिका सीरोटोनिन, हिपेनिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता के लिए कार्य करता है। आगे देखिए 80% से अधिक सेलों का पाया जाने वाला पदार्थ जल है और शरीर के में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजित उत्तक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन तथा एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति शरीर के कुछ उत्तक जैसे पेशियां अन्य उत्तकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है। रुधिर क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। देखिए ब्लड सेल ना क्या है? उत्तक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसैट ने किया था। किसने किया था? बीसैट ने किया था। आइए देखिए और समझ दिया यहाँ पे। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अंतरकों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तितली आदि पर इप्थिलियम उत्तक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसमें पुनरुद्भव घनाकार उपकला द्वारा होता है। मास्ट कोशिका समूची उत्तक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशी केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी में अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए आगे हृदय की पेशी के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशिकाओं के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसत 40 से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलोमा और इसमें पाए जाने वाला तत्वों को द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उत्तक की हिस्टियोलॉजी उत्तकों को अध्ययन कहलाता है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत से होता है। यहाँ देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को अंकुचन की प्रेरणा नहीं देते हैं बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तंत्रिकाओं को काट दिए जाते हैं जो हृदय भी समान दर पर धड़कने धड़कता रहता है। सनवानी पौधे में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। यहाँ देखिए हम लोग को दिया है वन लाइनर क्वेश्चन जैसे वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किए जाने वाले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया था? एकलव द्वारा। वह कौन सी रचना है जिसे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते थे? क्या होगा? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका की खोज किसने की थी? माइटोप्लाज्मिक गैलेक्टिकस। जीव के अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से क्या भिन्न होती है? किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। किस कोशिका झिल्ली को आत्महत्या का थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो असूत्री कोशिका विभाजन कह सकते हैं इसको। टाइपिंग क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वाल्डेयर ने। प्रोटीन संश्लेषण के कौन से कोशिका ने भाग लिया था? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है? राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? कोशिका विभाजन फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं के बीच में होता है? काई या देही कोशिकाओं के बीच में। वृद्धि अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्टारबर्गर। अर्धसूत्री विभाजन स्टारबर्गर।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो जनन कोशिका में। यहाँ देखिए अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? जनन कोशिका में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिलाइजेन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट अवस्था में। कौन सी कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायक होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिका का विभाजन होता है? तो केंद्रक का। लसिका कोशिका बनती है किसमें? तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? प्रोटोनियल लिपिड से। कौन क्या है? तो एक पदार्थ है जो बीज की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका के सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी प्राणों से अलग करती है और यही पदार्थ के अंदर और बाहर जाने से रोकती है। कौन सी है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी है वो? प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है? वो अपने आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्र किसने और कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था? जेइन पुरकिंजे ने 1839 में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। माता पिता के गुण संतान में किस रूप से प्राप्त होते हैं? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए अणु से अगले संतान में जाते हैं। जीन क्या है? तो डीएनए क्रियात्मक अणु को जीन कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिकाएं घटक होते हैं और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने की थी? तो एम स्लीडेन ने और टी सवान ने। पत्तों में छोटे छोटे कण पाया जाता है जिसे किसका कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं उत्पन्न करने वाला पद कैक्स्ट्रक। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र तो नहीं होता है छिपकली में। कोशिका में केंद्र के अलावा किस कोशिका में होता है? डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए में। और देखिए यहाँ दिया है तो यहाँ से हम लोग का ऑस्ट्रोनिस्ट प्रश्न चालू हो गया।